हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेके आई हूँ, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे आज के प्रश्न हैं, इसमें जो पहला प्रश्न है वो 2021 से करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ से। तो जो प्रश्न नंबर 2 है ये है, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। तो हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किसको भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है राज्य विधान परिषद। ठीक है, राज्य विधान परिषद को हम क्या भंग नहीं कर सकते लेकिन इसको हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये राज्य विधान परिषद है ये हमारे किसके अंतर्गत आती है, ये आती है विधानमंडल के अंतर्गत आती है। अब विधानमंडल में होता क्या है, ये राज्य विधानमंडल में क्या 2 भाग हैं। एक होती है हमारे पास एक सदनात्मक, ठीक है, एक होती है एक सदनात्मक और एक होती है द्विसदनात्मक। और जो एक सदनात्मक है इसमें क्या होता है, हमारे पास सिर्फ 2 ही होते हैं। एक होते हैं हमारे पास विधानसभा होती है और दूसरा क्या होता है राज्यपाल, यानी कि एक होती है इसमें विधानसभा और एक है राज्यपाल। जबकि जो द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, हमारे उत्तराखंड में जो फिलहाल अभी वो उसमें एक सदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि विधानसभा और राज्यपाल है। ठीक है, अब जो राज्य विधान परिषद है इसमें एक चीज़ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राज्य विधान परिषद है इसमें जो न्यूनतम यानी कि जो न्यूनतम सीटें हैं वो न्यूनतम सीटें कितनी होती हैं 40। ठीक है, न्यूनतम जो सीटें कितनी है 40 और अधिकतम कितनी हो सकती हैं, तो वो हो सकती हैं क्या, वो हो सकते हैं विधानसभा की 1/3। ठीक है, विधानसभा की 1/3 सीटें अधिकतम होती है जबकि न्यूनतम कितनी होती हैं 40 हो सकती हैं। और वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो कभी पूछेगा कि वर्तमान में कितने राज्य ऐसे हैं जिनके पास राज्य विधान परिषद है। तो वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास क्या विधान परिषद है। वो कौन कौन है, यूपी, एक तो यूपी है, एक बिहार हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास अभी क्या राज्य विधान परिषद है। ठीक है, ये क्वेश्चन थे हमारे राज्य विधान परिषद के अंतर्गत। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कि न्यायालय निम्न में से किस रीट के द्वारा किसी व्यक्ति को वो पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वो अधिकारी नहीं है। तो किसके द्वारा रोक सकता है न्यायालय, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास यहाँ पे अधिकार परीक्षा लेख, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिकार परीक्षा लेख के अंतर्गत न्यायालय क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वो योग्य नहीं है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था जो न्यायालय है यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, वो आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। जबकि जो हमारा हाई कोर्ट है यानी कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो आर्टिकल 226 के तहत क्या करता है, रिट जारी करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे वो है कि निम्न में से कौन सी एक न्यायामक संस्था है। तो हमें बताना है कि इसमें से एक न्यायामक संस्था कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो सेबी है ये हमारी क्या है, एक न्यायामक संस्था है। अब यहाँ पे जो सेबी है, सेबी से 1-2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछ सकता है। पहले पूछ सकता है कि जो सेबी है इसकी जो स्थापना थी, यानी जो सेबी है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो इसकी स्थापना है वो हुई थी 12 अप्रैल। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को, 12 अप्रैल 1988 को क्या होती है, सेबी की क्या होती है, स्थापना होती है। और वर्तमान में जो सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अजय त्यागी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है क्या, अजय त्यागी, यानी कि अजय त्यागी क्या है वर्तमान में सेबी के क्या हैं, अध्यक्ष है। ठीक है, अब जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 243 का ZB।
ठीक है, इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 243 का जेट बी। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 124वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो हमें बताना है कि जो 124वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित था। तो वो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए। ठीक है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनके आरक्षण के लिए 124वां संविधान संशोधन था। और इसमें क्या था, इसमें कितना आरक्षण दिया गया है, ये याद रखना है। 10 सरकारी नौकरी और शिक्षा के लिए 10% आरक्षण की क्या इसमें बात है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो 12वीं अनुसूची के तहत कौन सा संविधान संशोधन को किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ बहुत बार कि ये 12वीं अनुसूची को कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 73वां संविधान संशोधन। जो कब हुआ था ये भी याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992 में हुआ था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन का हुआ था 1992 में हुआ था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करते हैं। तो जिसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, जो अपनी वो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। उसके जो राष्ट्रपति हैं ये दोनों सदनों में रखते हैं, यानी कि ये लोकसभा में भी रखते हैं और कहाँ रखते हैं, ये विधानमंडल। ठीक है, अपनी जो रिपोर्ट होती है लोकसभा और विधानमंडल में क्या रखते हैं, उसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक दो चीज़ें और देख लेते हैं कि जो भारत का महानियंत्रक और लेखा परीक्षक यानी जिसे कैग कहा जाता है ये किस आर्टिकल में है। तो ये जो कैग है ये है आर्टिकल 148 में। ठीक है, और जो इसकी नियुक्ति करते हैं याद रखना, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति इनकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो जो जीएसटी परिषद है इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है केंद्रीय वित्त मंत्री। तो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो जीएसटी परिषद के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अब यहाँ पे जीएसटी से लेके 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न ये हो सकता है कि जो जीएसटी है, ठीक है, इसको संविधान में किस अनुच्छेद में रखा गया है और कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो जीएसटी याद रखना है 101वां संविधान संशोधन। जो 101वां संविधान संशोधन है वो जीएसटी से संबंधित है। और ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये 2016 में हुआ था। और जो जीएसटी है इसके तहत 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को 279, ठीक है, 279 के ए में इसको कहाँ संविधान में रखा गया है। ठीक है, यानी कि जो जीएसटी के लिए कौन सा अनुच्छेद है तो याद रखना है 279। ठीक है, 279 का एक क्या है यहाँ पे जीएसटी के लिए अनुच्छेद है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, अब ये 2021 का है। अगर हम इसको 2022 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो इसका राइट आंसर है वो है क्या, केरला। ठीक है, अगर हम 2022 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरला। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, अगला क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य था। जो सरकारिया आयोग था इसका जो मुख्य कार्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण। जो केंद्र राज्य के संबंध है उनका क्या करना, पुनर्निरीक्षण करना, वो सरकारिया आयोग का क्या है, कार्य है। अब यहाँ पे आता है कि जो सरकारिया आयोग है, ठीक है, सरकारिया आयोग का जो गठन था ये कब किया गया था, ये किया गया था 9 जून 1983 को। ठीक है, 9 जून 1983 को सरकारी आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये 2020 का करंट अफेयर है, लेकिन अगर हम इसको 2022 के परिप्रेक्ष्य में देखें कि यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है। तो 2022 के उपलक्ष्य में अगर इसको देखते हैं तो जो इसका राइट आंसर है वो है 132। ठीक है, 2022 के अकॉर्डिंग इसका आंसर है 132। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो है
ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन, इसको हम छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, वो कह रहा है कि खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है। तो जो खुले बाजार की क्रियाएं हैं वो किस नीति के अंतर्गत आती हैं, तो ये आती है मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, मैं इसको डिटेल में बताती हूँ कि जो मौद्रिक नीति है, ठीक है, जो मौद्रिक नीति है इसे कौन जारी करता है, यानी जो मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो वो बनाता है आरबीआई, यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो आरबीआई क्या जारी करता है, मौद्रिक नीतियाँ आरबीआई बनाता है। अब आरबीआई से संबंधित एक दो प्रश्न यहाँ पे क्या हैं। सबसे पहली बात आती है कि जो आरबीआई है इसका जो गठन था, यानी कि उसकी स्थापना थी, कब हुई थी, तो जो आरबीआई की स्थापना थी वो हुई थी आरबीआई एक्ट, ठीक है, जिसकी आरबीआई की स्थापना थी वो हुई थी आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 में जो क्या था, यंग हिल्टन आयोग, ठीक है, यंग हिल्टन आयोग के कमीशन के आधार पर क्या था, आरबीआई की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, ये की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। लेकिन जब आरबीआई की स्थापना हुई तो ब्रिटिश काल में 1935 में यहाँ पे अंग्रेज ही थे। तो उसके बाद जो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो याद रखना है कि जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण था वो कब हुआ है, वो हुआ है 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हो गया था, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, अब जो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन निकल के आता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन था वो कब शुरू किया गया था, जो इसका राइट आंसर है वो है 2007 और 2008, यानी कि 2007 से 2008 के बीच में क्या किया गया था, इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की जो गरीबी दर थी वो कितनी थी। तो तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर जो वो थी 21.92%। ठीक है, 21.92% इसका राइट आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है। तो हमें बताना है कि जो सर्वोत्तम श्रेणी का जो कोयला है वो कौन है, वो है एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट क्या सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो हमें बताना है कि जो कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है वो कौन सी होती है। तो उसका राइट आंसर है काली मिट्टी, यानी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है, काली मिट्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है वो है 74.04%, यानी ऑप्शन डी 74.04% क्या है, भारत की साक्षरता दर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक करता है। ठीक है, जो हमारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, यानी कि मुख्य केंद्रीय क्षेप है, वो किस किस को पृथक करता है। तो जिसका राइट आंसर है वो है वृहत हिमालय और लघु हिमालय को। ठीक है, वृहत हिमालय और लघु हिमालय को क्या करता है, यहाँ पे ये अलग करता है। अब यहाँ पे यहीं से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको मैं दो डिटेल में बताती हूँ। होता क्या है, सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद आता है महान हिमालय, या जिसे वृहत हिमालय भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लघु हिमालय, फिर उसके बाद आता है शिवालिक, उसके बाद हमारे पास आता है गंगा के मैदान। ठीक है, यहाँ ये क्या है, ये गंगा के मैदान हो गए। ठीक है, इससे यहाँ ये शिवालिक श्रेणी हो गई, ये हमारा लघु हिमालय हो गया। ठीक है, ये लघु हिमालय हो गया, ये महान हिमालय हो गया। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन अलग करता है। जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है वो करता है इंडस सांगपो सचर जोन। ठीक है, इंडस सांगपो सचर जोन क्या करता है, इसको अलग करता है। फिर महान हिमालय और लघु हिमालय को जो अलग करता है वो करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या करता है, महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। जबकि लघु हिमालय, ठीक है, जबकि लघु हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करता है, ये करता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, जबकि शिवालिक और गंगा के मैदान, ठीक है, शिवालिक और गंगा के मैदान को कौन अलग करता है, ये करता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, ये क्या करता है, शिवालिक और गंगा के मैदान को क्या करता है, अलग करता है।
तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखना है कि किसको, कौन सी श्रेणी को, कौन सी पर्वत श्रेणी को कौन सा अलग करता है, बाउंड्री अलग करती है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सी संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक संस्था हमें बताना है कौन सी है, वो है हमारा भारत का निर्वाचन आयोग, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, संवैधानिक संस्था है। यानी कि जब से संविधान बना था तब से ये हमारे संविधान में वर्णित है। तो जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, जो निर्वाचन आयोग है ये किस आर्टिकल में, जो निर्वाचन आयोग है ये है हमारे आर्टिकल 324 में। मैंने पहले बताया था कि निर्वाचन आयोग 324 में है। और जो निर्वाचन आयोग है इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का निर्वाचन व्यवस्था को देखना, ये किसका काम होता है, निर्वाचन आयोग का क्या होता है, काम होता है। अब जो निर्वाचन आयोग है इसमें क्या होते हैं, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, याद रखना, राष्ट्रपति क्या करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है। तो हमें बताना है कि जो एलियाबेट द्वीप है वो किस नदी के मुहाने पर है। तो ये नर्मदा नदी के किस मुहाने पर है, ठीक है। तो ये किस नदी के मुहाने पर है, नर्मदा नदी के मुहाने पर है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या है। तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 940। ठीक है, 940। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हमें यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो मैं इसको एक काम करती हूँ, पहले आपको बता देती हूँ कि इसमें है क्या। सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे सिंधु नदी है। ठीक है, यहाँ पे सिंधु नदी है। सिंधु नदी के बाद यहाँ पे कौन सी है, सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी के बाद कौन सी नदी आती है, काली नदी। काली नदी के बाद यहाँ पे क्या, तिस्ता नदी। ठीक है, काली नदी के बाद क्या है, तिस्ता नदी। तिस्ता के बाद आती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर ब्रह्मपुत्र नहीं है तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होती है दिहांग। ठीक है, दिहांग नदी ये हो जाएगी। अब जो सिंधु सतलज के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है। तो याद रखना इसके बीच में पड़ता है पंजाब हिमालय। ठीक है, सिंधु सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय। जबकि सतलज और काली, ठीक है, सतलज और काली के बीच में हमारा कौन सा पड़ता है, ये पड़ता है हमारा कुमाऊं हिमालय। ठीक है, ये इसके बीच में हमारा क्या है, कुमाऊं हिमालय पड़ता है। फिर काली और तिस्ता नदी के बीच में जो हमारा वो पड़ता है, ये पड़ता है नेपाल हिमालय। फिर काली नदी और जो तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पड़ता है हमारा असम हिमालय। कौन सा हिमालय पड़ता है, असम हिमालय पड़ता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा राइट आंसर है वो है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो नेपाल हिमालय है वो इस ऑप्शन कह रहा है कि रावी और तिस्ता नदी के बीच में, जो गलत है। ठीक है, अभी मैंने बताया जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु और सतलज नदियों के बीच में, बिल्कुल सही है। जो कुमाऊं हिमालय है वो यमुना या फिर सतलज और काली नदी के बीच में है। असम हिमालय तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, बिल्कुल ठीक है। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि जो नेपाल हिमालय है वो रावी और तिस्ता नदी के बीच में है, जो कि गलत है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि हमें पश्चिम से लेके पूर्व के क्रम में इनको सजाना है। पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये सारे के सारे दर्रे हैं कहाँ। तो जो जिला दर्रा है, पहला आता है कि जो जिला दर्रा ये है कहाँ, ये लद्दाख में। कई क्वेश्चन पूछेगा कि जो जिला दर्रा कहाँ है, तो जो जिला दर्रा लद्दाख में है। फिर अगला कह रहा है सिप किला दर्रा। तो जो सिप किला दर्रा है ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। जबकि म्यूलिंगला दर्रा कहाँ है, ये हमारे उत्तराखंड में है। ठीक है, और जो फिर कह रहा है बोमडिला दर्रा। ठीक है, जो बोमडिला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि अगला यहाँ पे कह रहा है झेलेपला। ठीक है, जो हमारा अगला कह रहा है यहाँ पे जो झेलेपला दर्रा है ये कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, जो झेलेपला दर्रा है ये कहाँ है, सिक्किम में। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पश्चिम में कौन सा पड़ेगा, जो जिला दर्रा पड़ेगा। फिर सिपकिला दर्रा पड़ेगा। ठीक है, सिपकिला दर्रा के बाद कौन पड़ेगा, यहाँ पे म्यूलिंगला दर्रा पड़ेगा जो उत्तराखंड में। उसके बाद जो पड़ेगा झेलेपला, बाद में अरुणाचल प्रदेश। सबसे हमारा
पूर्व में है तो बोमडिला दर्रा सबसे किनारे पे आएगा। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा 1, 2, 3, 5 और 4। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो हमें बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनाईमुड़ी, यानी कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन है, अनाईमुड़ी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। जो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है नंदा देवी पश्चिम। ठीक है, नंदा देवी पश्चिम में क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी अभी हाइट भी पूछ ली जाती है, तो जिसकी हाइट है वो कितनी है, 7,816 या 17 मीटर। ठीक है, कहीं पे 16 दिया, कहीं पे 17 दिया, तो लगभग 7,817 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो कह रहा है अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में सबसे जो बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल है वो किसका है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अभी उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी का जो एरिया है वो कितना है, वो है 8,016। ठीक है, 8,016 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे क्या है, उत्तरकाशी का एरिया है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में चमोली रहता तो सबसे जो बड़ा क्षेत्रफल है किसका है, चमोली का है, वो कितना है, 8,030 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 8,030 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, चमोली का एरिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो कह रहा है अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। तो हमें बताना है कि अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी जो है जो कर्णप्रयाग में मिलती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पिंडर नदी। ठीक है, पिंडर नदी क्या ये कहाँ के कर्णप्रयाग में क्या मिलती है, अलकनंदा नदी से क्या होती है, मिलती है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट, जब मैंने बताया अभी हिमालयन फ्रंटियर जो थ्रस्ट है ये किन किन के बीच में आता है, ये आता है गंगा के मैदान और शिवालिक के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गंगा के मैदान और शिवालिक के मध्य कौन आता है, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट आता है। ठीक है, फॉल्ट भी कहते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में रखना है, यानी कि हमें इसको बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो इसमें जो सबसे पहला जो सबसे कम है वो किसकी है, रुद्रप्रयाग की है। फिर सेकेंड नंबर पे यहाँ पे किसकी है, वो है चंपावत की है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे किसकी है, याद रखना है, जो थर्ड नंबर है यहाँ पे वह बागेश्वर की। और फोर्थ में कौन है, उत्तरकाशी। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो जो हमारा राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, 4, 2, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 से लेकर 2011 के दशक में उत्तराखंड की जनसंख्या में वृद्धि दर है। तो हमें बताना है कि कितनी जनसंख्या वृद्धि दर है, वो है 19.17%। ठीक है, 2001 से लेकर 2011 तक में जो उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि हुई है उसकी जो दर है कितनी है, 19.17% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। तो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक नगरीकृत जिला है वो है देहरादून। ठीक है, वो कौन सा है, देहरादून है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है। जो माता टीला परियोजना है वो किस नदी के किनारे है, किस नदी पर है, वो है बेतवा नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है। तो स्थान के नाम पर कौन सी यहाँ पे आधारित नहीं है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जोशी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो है बैगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक इसी में अगर क्वेश्चन देखें कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो कौन सी है, थारू जनजाति क्या उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और जो थारू जनजाति है ये दिवाली को क्या बनाती है, शोक पर्व के रूप में क्या बनाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है। तो उत्तराखंड के जनमानस पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वो किसका पड़ा है, शैव और शाक्त संप्रदाय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन सी एक लोक गाथा नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है लाड़ी शाह, ये एक लोक गाथा नहीं है। बाकी हारुल, जागर, रमोला ये सबके सब क्या लोक गाथा हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है। तो जो हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है ये कहाँ होता है, पिथौरागढ़ में होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में निम्न स्थानों में कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। तो जो दुर्योधन और कर्ण की पूजा है वो कहाँ पर की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेटवाड़, उत्तर काशी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती। तो कौन सी जाति, इनमें से कौन सी जाति है जिसकी गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है। तो जिसका राइट आंसर है वो है क्या, शक। बाकी गंधर्व, यक्ष और किन्नर इन सब की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है। जो तालेश्वर ताम्रपत्र हैं इसमें किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पौरव वंश। और इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, ब्रह्मपुर थी। अब अगला क्वेश्चन है, हमें इसमें मिलान करना है। सूची 1 में दिए गए तथ्यों का मेल सूची 2 में दिए गए स्थानों से कीजिए और नीचे लिखे कोड से सही उत्तर बताइए। तो पहला कह रहा है कि भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि जो IMA है ये कहाँ है, ये देहरादून में है। तो जिसका राइट आंसर है वो देहरादून है। फिर फूलों की घाटी कहाँ है, फूलों की घाटी चमोली में है। जो BHEL भेल है ये कहाँ है, हमारा हरिद्वार में है। जबकि जो पिंडारी ग्लेशियर है ये कहाँ है, बागेश्वर में है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या राइट आंसर है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो IMA है, ठीक है, भारतीय सैन्य अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आता है फूलों की घाटी। अब फूलों की घाटी से संबंधित हम 1-2 प्रश्न देखते हैं कि जो फूलों की घाटी इसकी खोज किसने करी थी। तो फूलों की घाटी की जो खोज है वो करी है फ्रैंक स्मिथ ने, ठीक है। फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की क्या करी है, इसकी फूलों की घाटी की क्या करी है, खोज करी है। और कब करी थी, 1931 में इन्होंने क्या करी है, फूलों की घाटी की खोज करी थी। और उसके बाद जो फूलों की घाटी है इसको 2005, ठीक है, सन 2005 में क्या हुआ था, इसको विश्व विरासत की धरोहर में इसको शामिल किया गया था। ठीक है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन है। तो जो अल्मोड़ा आलमनगर का जो यहाँ पे संस्थापक है वो कौन था, बालो कल्याण चंद्र, ठीक है। जो बालो कल्याण चंद्र हैं वो अल्मोड़ा के क्या संस्थापक थे। और इन्होंने अल्मोड़ा की जो स्थापना है लगभग कब करी थी, 1563 के आसपास क्या करी थी, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो चंद्रवंश था, तो चंद्रवंश में एक राजा थे वो थे भीष्मचंद्र। तो जो भीष्मचंद्र हैं इन्होंने क्या किया था, राजधानी को, जो भीष्म चंद्रवंश के एक शासक थे भीष्मचंद्र, इन्होंने राजधानी को क्या किया था, चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट किया था, ठीक है। चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट नहीं, इन्होंने स्थानांतरित तो कर दिया था, लेकिन ये पूरी की पूरी जो बनी थी ये बनी थी बालो कल्याण चंद्र के काल में बनी थी। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो चंद्रवंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसने राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा पहले स्थानांतरित किया था, तो भीष्मचंद्र था। लेकिन वो पूरी तरह किसके काल में बन के तैयार हुई थी, बालो कल्याण चंद्र के काल में 1563 ईस्वी में बन के क्या हुई थी, तैयार हुई थी। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। तो किस मुगल शहजादे ने ली थी, वो थे सुलेमान सिकोह ने ली थी। अब किसके दरबार में ली थी, पृथ्वीपति शाह के दरबार में इन्होंने क्या ली थी, शरण ली थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे। तो कहाँ मिले थे, काशी में, ठीक है, काशी में प्राचीन शिलालेख मिले थे। और काशी है कहाँ, देहरादून में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं राज के चंद्रवंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। तो कुमाऊं राज्य के चंद्रवंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, महेंद्र चंद, ठीक है। महेंद्र चंद क्या था, अंतिम शासक था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गूढ़ भूमि का अर्थ क्या है। तो गूढ़ भूमि क्या है, मंदिरों को प्रदत्त भूमि को क्या कहा जाता है, गूढ़ भूमि कहा जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन है। तो जो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक हैं वो कौन थे, एटकिशन थे, ठीक है। एटकिशन क्या है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक थे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये पर्यटन से संबंधित है। और कब स्टार्ट हुई थी, 2002 में ये क्या हुई थी, शुरू हुई थी, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही। तो हमें बताना है किसकी सर्वाधिक यहाँ पे आय रही थी। तो जिसका राइट आंसर है वो है यहाँ पे हरिद्वार,
ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हरिद्वार है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो हमें बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। जो खिरसू है वो पौड़ी गढ़वाल में बिल्कुल सही है। ओली कहाँ है, चमोली में है, बिल्कुल सही है। कौसानी जो है ये बागेश्वर में है, जबकि ये वाला गलत है। जो शीतला खेत है ये अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो कौसानी पिथौरागढ़ में नहीं है, बागेश्वर में है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा भारतीय जो उत्तराखंड राज्य है वो कौन से स्थान पर है, ये है 19वें स्थान पर है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। तो यह है 963 है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर कब्जा किया था। तो ये किसने किया था, अशोक चल्ले ने किया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये याद रखना है। ये हुआ था चमोली के रेणी गांव से शुरू हुआ था। और किसने शुरू किया था ये भी याद रखना है, ये गौरा देवी ने। ठीक है, ये क्या किसने शुरू किया था, गौरा देवी ने शुरू किया था। और कब किया था, ये किया था 1974 में शुरू किया था। ठीक है, 1974 में शुरू किया था। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 वाले जनपद हैं। तो हमें बताना है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जो जनपद हैं, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, हरिद्वार की है, जबकि न्यूनतम का है ये है रुद्रप्रयाग की। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। ठीक है, पंतनगर में कब हुई थी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। तो भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17 नवंबर 1960 को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, कब हुई थी, 17 नवंबर 1960 को क्या हुई थी, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था ये लगाया गया था 27 मार्च 2016 को लगाया गया था। ठीक है, अब जो राष्ट्रपति शासन है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो जो राष्ट्रपति शासन है ये आर्टिकल 356 के तहत क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी। तो पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए जो पटवारी व्यवस्था थी वो किसने लागू करी थी, वो करी थी ट्रेल ने। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रेल। अब यहाँ पे ट्रेल से संबंधित हम 2-3 प्रश्न देखते हैं। तो ट्रेल से संबंधित पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो पहली डाक व्यवस्था थी, ठीक है, जो पहली डाक व्यवस्था थी 1815 में। ठीक है, 1815 में जो पहली डाक व्यवस्था थी वो ट्रेल के काल में ही शुरू हुई थी। और ये कहाँ से कहाँ चली थी, तो ये भी याद रखना है, ये अल्मोड़ा से श्रीनगर थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ शुरू हुई थी, अल्मोड़ा से श्रीनगर के लिए क्या हुई थी, पहली डाक व्यवस्था क्या हुई थी, शुरू हुई थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये भी है कि जो अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में जो जेल बनी थी वो कब बनी थी, ट्रेल के काल में बनी थी। जो प्रथम जेल बनी थी वो कब बनी थी, 1816 में। क्या बनी थी, ट्रेल के काल में पहली क्या बनी थी, जेल बनी थी, कहाँ, अल्मोड़ा में बनी थी। और ट्रेल से संबंधित एक प्रश्न ये भी आता है कि ट्रेल के समय में ही क्या हुआ था, 1823 में। ठीक है, 1823 में क्या हुआ था, 80 साला बंदोबस्त हुआ था। तो कभी एग्जाम पूछेगा कि 80 साला बंदोबस्त किसके काल में हुआ था, तो ट्रेल के काल में हुआ था। और कब हुआ था, ये 1823 में हुआ था। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि उत्तराखंड की विधान सभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं। तो जो अनुसूचित जाति ने 80 हैं, 80 के लिए यहाँ पे कितनी सीटें हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 13। ठीक है, 13 सीटें क्या यहाँ पे 80 के लिए आरक्षित हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा है वो क्या है, हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में कितनी सीटें ये भी याद रखना है, हरिद्वार में 80 के लिए 3 सीटें हैं, बाकी सब सारे जिलों में कितनी आप एक एक सीट है। अब कभी एग्जाम में हो सकता है, कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 80 के लिए एक भी सीट किन जिलों में नहीं है। तो 80 के लिए एक भी सीट याद रखना कहाँ नहीं है, तो बागेश्वर और चंपावत में।
ठीक है। बागेश्वर और चंपावत में एक भी, बागेश्वर और चंपावत में क्या एक भी सीट नहीं है। तो इसे ऐसे याद कर सकते हो कि एससी के लिए सीटें नहीं बची, यानी कि बागेश्वर और चंपावत में सीटें नहीं बची। किसके लिए? एससी के लिए। ट्रिक है कि नहीं बची, ठीक है। कहाँ नहीं बची थी? वो बागेश्वर और चंपावत में नहीं बची थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था। तो ब्रिटिश गढ़वाल का जो 1840 में मुख्यालय था वो कहाँ था? पौड़ी में था, ठीक है। 1840 में कहाँ था? इसका मुख्यालय कहाँ था? पौड़ी में था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति पर पुनरावलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो कौन करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? राज्यपाल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था। तो अटल न्यू इंडिया जो चैलेंज है ये कब शुरू किया गया था? ये उस टाइम के करंट से रिलेटेड पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर है वो 2018 से 2019, ठीक है। इसके बीच में किया गया, शुरू किया गया था। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कि ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। जो ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना है ये कहाँ की गई थी? ये हल्द्वानी में की गई थी। इसका राइट आंसर है हल्द्वानी। अब जो अगला क्वेश्चन कह रहा है नैनीताल में राज्य भवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो नैनीताल में राजभवन की स्थापना है ये कब की गई थी? 1897 में क्या की गई थी? राजभवन की स्थापना की गई थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम इन दोनों की स्थापना कब की गई थी? 31 मार्च 1976 को, ठीक है। 31 मार्च 1976 को क्या की गई थी? कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना था। तो जो अनुसूचित जाति यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं इनकी जाति का प्रतिशत कितना था? ये था 18.76%, ठीक है। 18.76% क्या था? इनका प्रतिशत था। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो पहली बार जो पर्यावरण पर संगोष्ठी हुई थी वो हुई थी 1968 में हुई थी, ठीक है। पहली बार पर्यावरण पर संगोष्ठी कब हुई थी? स्टॉकहोम में 1968 में हुई थी। अब जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है। तो उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है? तो जिसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 34,651 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या राइट आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे कि झिरौली यानी कि कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में। वो चांडक कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? इन दो जगहों में खनिज का कौन सा रूप पाया जाता है? तो जिसका राइट आंसर है वो है क्या? मैग्नेसाइट, ठीक है। मैग्नेसाइट इसका क्या राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है कि सुगंधित पादप केंद्र उत्तराखंड में किस स्थान पर है, ठीक है। तो सुगंधित पादप केंद्र है उत्तराखंड के किस स्थान पर है? सैलाकुई यानी कि देहरादून, ठीक है। यहाँ सैलाकुई यानी कि देहरादून में ये स्थित है। अब जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम है। तो हमें बताना है कि उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता सबसे न्यूनतम है। तो जिसका राइट आंसर है वो है क्या? उत्तरकाशी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रबंधित किया जाता है। तो हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा, ठीक है। उत्तराखंड ग्राम विकास समिति द्वारा क्या प्रबंधित किया जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सूची 1 में दिए गए तथ्यों का सूची 2 में दिए गए स्थानों के साथ मिलान करना है। हमें बताना है कि जो अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला है, तो अभी मैंने पढ़ा था कि जो अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला है वो कौन सा है? उत्तरकाशी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? चंपावत। अधिकतम जनसंख्या वाला, ठीक है। अगर पूछेगा कि अधिकतम जनसंख्या वाला कौन सा है, यहाँ पे हरिद्वार है। जबकि अधिकतम साक्षरता वाला कौन सा है? देहरादून है। तो जो इसका राइट आंसर अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या राइट आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के इस टाइम के करंट का क्वेश्चन था, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो किसान प्रोत्साहन योजना थी ये कब से लागू की गई थी? जिसका राइट आंसर है वह 15 अगस्त 2014,
2014, ठीक है, 15 अगस्त 2014 से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना शुरू की गई थी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोमोन्स उदाहरण है, जो फिरोमोन्स है ये किसका उदाहरण है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा बाह्य हार्मोन्स, ठीक है, किससे संबंधित है, बाह्य हार्मोन्स से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं, तो जो आइसोटोनिक घोल होता है उनमें क्या समान होते हैं, ये होते हैं परासरण दाब। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है, तो जो आसमान है किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है, प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकीर्णन के कारण क्या दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम है, तो प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु है इसका नाम क्या था, डॉली, ठीक है, कौन है, डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है वो कौन नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या यहाँ पे वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो इसका राइट आंसर है जावा, बाकी यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज़ 11 ये सबके सबके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डायोड है, डायोड का उपयोग किया जाता है, तो हमें बताना है कि डायोड का उपयोग किसमें किया जाता है, तो जो उसका राइट आंसर है वो है प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड का सर्वोच्च सूचक है, जो सल्फर डाई जो पर्यावरण प्रदूषण होते हैं उनका जो सूचक है वो कौन है, सहवाल यानी कि लाइकेन्स इसका राइट आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित करता है, तो यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट कौन उत्सर्जित करता है, तो इसका जो राइट आंसर है पक्षी और छिपकली दोनों, ठीक है। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन है ये मदन मोहन दास करमचंद गांधी के ऑप्शन नंबर सी इनके द्वारा क्या किया गया, शुरू किया गया था। और इन्होंने इंडियन ओपिनियन जो साप्ताहिक समाचार पत्र था ये कहाँ लिखा वो कराते रहे, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी, जो शिक्षा की वर्धा योजना थी ये महात्मा गांधी के द्वारा ही क्या थी, प्रस्तावित थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वो है A.O. ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा लेखक है जिसने A.O. ह्यूम की जीवनी लिखी है और बाद में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना था, तो जिसका राइट आंसर है वो है क्या, विलियम वेडरबर्न, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विलियम वेडरबर्न, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 3 कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था, जो 3 कठिया अनुबंध है ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित था, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह के महात्मा गांधी का, जो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो भी चंपारण सत्याग्रह ही था, ये कब शुरू हुआ था ये भी याद रखना है, अप्रैल 1917 में। जो चंपारण सत्याग्रह था ये कब हुआ था, अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और जो महात्मा गांधी थे, ठीक है, वो चंपारण किसके कहने पर गए थे ये भी पूछा जाता है, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर जो महात्मा गांधी थे वो चंपारण गए थे, और चंपारण महात्मा गांधी जी का पहला भारत में पहला सत्याग्रह था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम, अब ये तो उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, अगर इसको हम अभी के करंट अफेयर क्वेश्चन से देखें कि इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी, तो वो थी अमृत काल में, ठीक है। इस बार की जो थीम है वो याद रखना, वो थी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए भागीदारी, ठीक है, भारत की प्रगति के लिए भागीदारी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो कह रहा है, ये भी 2020 के करंट का क्वेश्चन है, तो अगर इसको हम अभी 2023 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस बार का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो मिला है किसको, अनुराधा राय को मिला है, ठीक है, किसको मिला है, अनुराधा राय को मिला है। और उनकी किस कविता के लिए मिला है ये भी याद रखना है, वो मिला है ऑल दी लीव्स, ठीक है, ऑल दी लीव्स वी नेवर लाइव्ड, ठीक है, ऑल दी लीव्स वी नेवर लाइव्ड के इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन था, इसको हम स्किप कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि 2020-21 के लिए फिक्की का अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये अगर इसको हम अभी के देखें कि वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना 2022-23 में फिक्की के अध्यक्ष हैं वो हैं सुब्रकांत पांडा,
ठीक है। सूर्यकांत पांडा क्या है 2022-23 के लिए क्या है, फिक्की के अध्यक्ष हैं। और जो फिक्की की स्थापना हुई थी, यही पूछ सकता है कब हुई थी, तो फिक्की की जो स्थापना थी ये कब हुई थी, 1927 में हुई थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय ने टोक्यो, ये तो उस टाइम के करंट अफेयर क्वेश्चन, इसको भी हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में कहाँ होगा। तो जो 2022 में हुआ था ये हुआ है अभी हाल ही में नागपुर में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है ये भी 2021 का, इसको भी स्किप कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये भी इसको स्किप कर सकते हैं। तो जो आज का अंतिम प्रश्न है वो है, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना गया था। तो भारत में जो विद्युत तार का जनक है वो किसे माना गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये माना गया था लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। और जो विद्युत तार जिन्होंने चलाई थी ये कब गई थी, 1853 में। कहाँ से कहाँ चली थी ये भी याद रखना है, कलकत्ता से आगरा, ठीक है। कलकत्ता से आगरा 1853 में पहली भारत में पहली विद्युत तार चली थी। और यहाँ पे डलहौजी के बारे में एक दो चीज़ और देख लेते हैं कि जो डलहौजी इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। और इन्हीं के काल में क्या हुआ था, पहली बार 1853 में, ठीक है। 1853 में पहली बार क्या चली थी, बम्बई से थाने क्या चली थी, बम्बई से थाने क्या चली थी, पहली रेल चली थी, ठीक है। बम्बई से थाने, ठीक है, बम्बई से थाने की चली थी पहली रेल चली थी। अब यहाँ पे आज के हमारे ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आए होंगे तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।